हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों को मैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के पर्पस और टाइप्स ऑफ एस्टिमेट जो होते हैं, अप्रोक्सीमेट और डिटेल एस्टिमेट के कुछ सब टाइप्स बताए थे। ठीक है, आज हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के जो मेथड्स है, जिन मेथड से हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं बिल्डिंग के अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, वो मेथड्स को पढ़ेंगे और उसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं एग्जांपल्स भी कुछ सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर आप अपने चैनल से आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलो, पिछले लेक्चर में आपको मैंने अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के अलग अलग मेथड्स बता दिए थे। आज उस हर मेथड को एक्सप्लेन करूंगा और आज के लेक्चर के नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर किसी कोई दिक्कत आती है आपको लिंक के थ्रू ज्वाइन करने में, तो आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप करके नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा। ठीक है, तो मेथड्स के जो नाम थे आपको बता दिया था मैंने। अब मैं वन बाय वन उस हर मेथड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, इसके नाम ऑलरेडी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे। कौन से मेथड से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब सिर्फ क्या करना है, उस हर मेथड को एक्सप्लेन करेंगे हम, हर एक का फॉर्मूला देखेंगे और फिर उसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लिंथ एरिया मेथड सबसे पहली मेथड जो है उसका नाम है प्लिंथ एरिया मेथड। बच्चों, प्लिंथ एरिया मतलब क्या होता है? प्लिंथ एरिया मतलब अपने घर का बांधकाम का एरिया, मतलब उसको बोलते हैं अपन बिल्टअप एरिया, उसी को बोलते हैं हम लोग बिल्टअप एरिया। प्लिंथ एरिया मतलब अपने घर के बांधकाम का एरिया, मतलब बिल्टअप एरिया। जो भी हमारा बांधकाम का एरिया होता है वॉल थिकनेस का भी कंसीडर करके उसे बोलते हैं हम लोग प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया के अंदर बच्चों सिर्फ वरांडा, ओपन स्पेसेस, बालकनी, इसका एरिया कवर नहीं होता। जहाँ पे वॉल कंस्ट्रक्ट होती है वो ओपन स्पेस होती है, तो सिर्फ ओपन स्पेसेस, वरांडा, बालकनी का एरिया प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होता। बाकी बिल्डिंग का पूरा एरिया प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, एरिया के बहुत सारे होते हैं, कारपेट एरिया होता है, प्लिंथ एरिया होता है। तो कारपेट एरिया मतलब क्या होता है कि जहां जिस जगह तक हम अपना कारपेट डाल सकते, मतलब जिस एरिया में हम कारपेट डाल सकते हैं उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। जैसे वॉल थिकनेस में कारपेट जाता नहीं, वॉल के अंदर कारपेट जाता नहीं, तो वॉल थिकनेस का एरिया उसमें इंक्लूड नहीं होता। डब्ल्यूसी बाथ में कारपेट जाता नहीं, तो वो भी एरिया उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो ऐसे दो तीन एरिया है जो कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होते। इससे थोड़ा सा डिफरेंस है कारपेट एरिया के अंदर और प्लिंथ एरिया के अंदर। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया मेथड से अगर सबसे पहले फॉर्मूला बताता, अगर प्लिंथ एरिया मेथड से आपको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालनी है बिल्डिंग की, तो कैसे निकालेंगे? अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बाय दिस प्लिंथ एरिया मेथड। क्या रहेगा फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला रहता है प्लिंथ एरिया, आपकी बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करनी है उसका बांधकाम का एरिया कितना होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। कि जो भी क्लाइंट अपने पास में आता है ना, कोई जैसा आप ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट किसको बताएंगे निकाल के? हमारे ओनर को, हमारे क्लाइंट को। तो क्लाइंट जब आता है हमारे पास में तो वो बोलता है कि मुझे इतने इतने एरिया में बांधकाम करना है, तो बांधकाम का उसको एरिया कितना प्रोवाइड करना है, कितने एरिया में बांधकाम करना है, वो उसे पता होता है। तो प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग मतलब बांधकाम का एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट, इंटू प्लिंथ एरिया रेट मतलब बांधकाम का रेट। अपने अपने को जिस लोकेशन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है उस लोकेशन में प्लिंथ एरिया का रेट क्या चल रहा है ये हमको पता करना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे पता करें? देखो, इसमें थोड़ा लिखता हूँ एडिशनल, प्लिंथ एरिया रेट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग, ऑफ सिमिलर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन नियर बाय लोकेलिटी, हैविंग सेम स्पेसिफिकेशन। देखो, कुछ बातें लिखी है मैंने यहाँ पे इसके अंदर, हैविंग सेम स्पेसिफिकेशन, क्योंकि ये जो प्लिंथ एरिया रेट है ये आपको कहाँ से पता चलेगा? बिल्डिंग का बांधकाम का एरिया क्या होने वाला है ये तो पता होता है हमें, क्योंकि हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, वो तो कितने एरिया में कंस्ट्रक्ट करनी है ये तो ऑलरेडी पता होता है। लेकिन जिस एरिया में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है उस एरिया का प्लिंथ एरिया का रेट क्या है, मतलब वहां का बांधकाम का रेट क्या है उस एरिया का, ये कैसे पता चलेगा? सब लोग देखो बच्चों ध्यान से सुनना,
सपोज एक लोकेशन है गार्डन नगर, जैसा अमरावती का रहते हैं अपन, तो अमरावती का लोकेशन है सपोज गार्डन नगर। अब गार्डन नगर में अपना एक प्लॉट है जहां अपने को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। तो जिस लोकेशन में आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, उस आपके प्लॉट के आसपास, आपके बिल्डिंग के प्लॉट के आसपास बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई होंगी ऑलरेडी। आपके प्लॉट के आसपास कहीं ना कहीं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई होंगी, ये सेम लोकेशन में। इस लोकेशन में आपके प्लॉट के आसपास कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है क्या? बहुत सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, लेकिन अपने को ऐसी बिल्डिंग देखनी चाहिए जिसका सेम स्पेसिफिकेशन, जिसका स्पेसिफिकेशन सेम हो जो अपने बिल्डिंग का है। दूसरी बात में हैविंग सेम हाइट, जिसकी हाइट भी सेम हो जो अपने बिल्डिंग की है, एंड हैविंग सेम लोकेशन। मतलब आपको क्या करने का है, देखो जिस भी लोकेशन में आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, उस लोकेशन में आपके बिल्डिंग के, आपके प्लॉट के आसपास ऐसी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है क्या ऑलरेडी, जिसका स्पेसिफिकेशन और आपका जो स्पेसिफिकेशन रहने वाला है बिल्डिंग का वो मैच होता हो। आपकी बिल्डिंग की हाइट और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसकी हाइट मैच होती हो, और आपका लोकेशन और वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का लोकेशन सेम है। हमें सर्च करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जिस लोकेशन में हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है उस लोकेशन के आसपास ऐसा कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया हुआ है क्या ऑलरेडी, जिसका स्पेसिफिकेशन, जिसका हाइट, जिसका लोकेशन हमारे बिल्डिंग से हूबहू मैच करता है। अगर ऐसा हम मिल जाता है, और ऐसा ऑब्वियस मिल जाएगा, इतने बड़े लोकेशन में कहीं ना कहीं तो इस तरह का बिल्डिंग होगा ही होगा जिसका स्पेसिफिकेशन, जिसका हाइट, लोकेशन सब आपसे मैच करता हो। अब ऐसी बिल्डिंग मिलने के बाद में क्या करना है, उस बिल्डिंग के ओनर को जाके पूछेंगे हम लोग कि आपने ये बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट की थी तो आपको कितना खर्चा आया था। आपने जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी तो आपको कितना खर्चा आया था, उससे पूछ लेंगे हम लोग। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा मेरे लिखा हुआ, ठीक है। आपने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी तो आपको कितना खर्चा आया था, वो बोलेगा मुझे 10 लाख रुपए खर्चा आया था, वो बोलेगा मुझे 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। सपोज ही यू टेक 100,000 लाख इन, सपोज वो बोलेगा मुझे 10 लाख रुपए खर्चा आया था। अब उससे पूछेंगे हम आपकी बिल्डिंग का बांधकाम का एरिया कितना है, आपकी बिल्डिंग का प्लेन एरिया कितना है, वो बोलेगा मेरी बिल्डिंग का एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। वो बोल रहा है मेरी बिल्डिंग का एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को, कॉस्ट अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लिंथ एरिया का रेट मिल जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लिंथ एरिया का रेट मिलेगा। अब वो बिल्डिंग कब कंस्ट्रक्ट, अब आपको रेट तो मिल गया, लेकिन ये सेम रेट हमें अपने बिल्डिंग के लिए यूज करना है क्या, कर सकते। क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग का स्पेसिफिकेशन आपके साथ में मैच होता है, उस बिल्डिंग की हाइट आपके बिल्डिंग के साथ में मैच होती है, उस बिल्डिंग का लोकेशन आपके बिल्डिंग के लोकेशन के साथ में मैच होता है। ये सारी चीजें मैच तो हो रही है, तो आप वो सेम रेट, यहाँ से जो रेट निकालेंगे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का जो यूज करके हमने रेट निकाला, वो सेम रेट हम अपने बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कब, जब वो बिल्डिंग रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड हुई है। तो अगर वो बिल्डिंग, जैसे आपको आज बिल्डिंग बननी है और वो बिल्डिंग 2 महीने पहले ही कंस्ट्रक्ट हुई थी, तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपको 2020 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है और वो बिल्डिंग 2018 में कंस्ट्रक्ट हुई थी, 2 साल पहले वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई थी, तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस 2 साल के अंदर रेट कितने परसेंट से बढ़े हैं या कितने परसेंट से कम हुए हैं। तो आप और जिस लोकेशन में आपको कंस्ट्रक्शन करना है उस लोकेशन का थोड़ा सा और मुआयना करो, थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करो, 4-5 लोगों से पूछताछ करो, 8-10 लोगों से पूछताछ करो और उनको पूछो कि आने वाले पिछले 2 सालों में कितने रेट इंक्रीमेंट हुए हैं या कितने से रेट डिक्रीज हुआ है, कितने से रेट बढ़ा है बांधकाम का रेट। अगर उन्हें आपको पता चला कि इस लोकेशन में पिछले 2 साल से 10% रेट बढ़ गया, तो जो भी रेट इसका आएगा, जो भी रेट आपने निकाला था एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का यूज करके, उस रेट को 10% से बढ़ा दो और फिर उस रेट, नए रेट को, उस न्यू रेट को आप अपने बिल्डिंग के लिए यूज करो, उस न्यू रेट को आप अपने बिल्डिंग का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालने के लिए यूज करो। तो इस तरह से आप लोग आपकी बिल्डिंग का बांधकाम का एरिया निकाल सकते हैं, प्लिंथ एरिया का रेट निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना करना है कि जिस लोकेशन में आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है उस लोकेशन में ऐसा कोई बिल्डिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है क्या, जिसका स्पेसिफिकेशन, जिसका हाइट, डिजाइन, पूरा लोकेशन सब अपने बिल्डिंग से मैच होता हो। तो अपन क्या करेंगे, उसके ओनर को जाके पूछेंगे कितना खर्चा आया था उसको बनाने में, कितना एरिया था, उसके ऊपर से रेट मिल जाएगा। एक बार रेट मिल गया तो हम देखेंगे कि ये बिल्डिंग अगर रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ होगा तो हमको सेम रेट को एज इट इज अपने बिल्डिंग के लिए यूज करेंगे। अगर थोड़ा पहले कंस्ट्रक्ट हुआ था तो हम डिसाइड करेंगे, थोड़ा सर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे कि 2 सालों में, 3 सालों में, 1 सालों में कितने 1% से रेट बढ़ गए हैं। जितने परसेंट से रेट बढ़ा होगा, अब आपने जो प्लीज एरिया रेट निकाला था उसको उतने परसेंट से बढ़ा दो, तो आपको मिल जाएगा आपका नया प्लीज एरिया का रेट,
जो रहेगा आपके बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया का रेट इस तरह से निकाला जाता है। फॉर्मूला क्या है प्लिंथ एरिया मेथड का, कॉस्ट निकालने का, प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इनटू प्लिंथ एरिया रेट। कैसे मिलेगा ये प्लिंथ एरिया रेट किसका होना अपने को, ऑफ सिमिलर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन नियरबाई लोकेलिटी हैविंग सेम स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड जिसका नाम था प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है। ये आपको जो नोट्स में दिया है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस नोट्स में प्लिंथ एरिया मेथड का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डेफिनेशन जो है उसका डिस्क्रिप्शन, क्योंकि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 3 मार्क के जाता, और फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड कौन सा है, वो है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। सेकंड मेथड का नाम है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। आपको लिखने का काम पड़ा है तो आप वीडियो को पॉज करके बच्चों लिख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन नोट्स में ये सब कुछ लिखा हुआ है, आपको समझना है, सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, उसे समझना है अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर जो क्यूबिकल कंटेंट मतलब क्या होता है, क्यूबिकल कंटेंट मतलब होता है अपनी बिल्डिंग का वॉल्यूम। क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग मतलब क्या, अपने बिल्डिंग का वॉल्यूम। तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो देखो पहले, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसका, सेम फॉर्मूला जैसा प्लिंथ एरिया का था, क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग, क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग इनटू क्यूबिकल कंटेंट रेट, इनटू क्यूबिकल कंटेंट रेट। तो क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम आप लोग, आप अपनी बिल्डिंग का क्यूबिकल कंटेंट कैसे निकालोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला है प्लिंथ एरिया इनटू हाइट, बिकॉज़ प्लिंथ एरिया मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर, हाइट मतलब मीटर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब क्या होता है वॉल्यूम। तो प्लिंथ एरिया आपकी बिल्डिंग का इनटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऐसे बोलने क्या होता है क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग। क्यूबिकल कंटेंट का रेट उसी तरह से निकाला है जैसे अपन ने प्लिंथ एरिया का रेट निकाला था। सेम आपको ऐसा बिल्डिंग सर्च करना होगा आपके नियर बाय लोकेशन में जिसका स्पेसिफिकेशन, हाइट, डिजाइन सब आपके बिल्डिंग से मैच करता हो, फिर उस बिल्डिंग का आपको क्यूबिकल कंटेंट रेट निकालना होगा और उसे इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करो, या फिर सेम रेट आप लोग आपकी बिल्डिंग के लिए यूज करो। जिस प्रोसीजर से मैंने प्लिंथ एरिया रेट समझाया उसी प्रोसीजर से क्यूबिकल कंटेंट रेट भी निकालना होता है, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे अपन ने एरिया यूज किया था, यहाँ हमें वॉल्यूम यूज करना है, बस इतना ही फर्क है दोनों मेथड के अंदर। ये थोड़ा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें हाइट का मैटर नहीं करता, और नॉर्मली हम कभी रेट हाइट के ऊपर से निकालते नहीं है, क्योंकि हाइट तो नॉर्मली सब बिल्डिंग का सेम ही होता है। हर बिल्डिंग का हाइट देख लो आप तो 3.2 या 3 मीटर के आसपास ही होता है। तो हाइट के ऊपर से हम बहुत कम रेट निकालते हैं। रेट जब भी निकालते हैं, कॉस्ट जब भी निकालते हैं, तो हम लोग प्लिंथ एरिया मेथड का ही यूज करके कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये था दूसरा मेथड। इसमें मुझे ज़्यादा समझाना काम इससे नहीं पड़ा क्योंकि मैंने प्लिंथ एरिया मेथड को आपको अच्छे से समझा दिया था, डिटेल में समझा दिया था, ठीक है। ठीक है, उसी तरह से हमें क्यूबिकल कंटेंट का रेट भी निकालना होता है, ठीक है। तीसरा मेथड है बच्चों सर्विस यूनिट मेथड। सर्विस यूनिट मेथड, एक सेकंड। तो थर्ड मेथड का नाम है सर्विस यूनिट मेथड। देखो बच्चों, कुछ बिल्डिंग ऐसे होते हैं जिसका कंस्ट्रक्शन करने का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, मतलब कुछ बिल्डिंग एक स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करने के लिए ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जैसे स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई, तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्लासरूम बैठने चाहिए या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठने चाहिए, उसका पर्पस होता है। स्कूल या कॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का पर्पस क्या होता है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बैठा जाना चाहिए ताकि मैक्सिमम उनसे फीस कलेक्ट कर सके और मैक्सिमम पैसे कमा सके। हॉस्पिटल का देख लो, हॉस्पिटल बेड बनाने का एक पर्पस होता है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपाई करते आना चाहिए ताकि नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर सके ताकि पैसे कमाए जा सके। हॉस्टल का पर्पस होता है हॉस्टल के अंदर भी जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग ऑक्यूपाई कर सकते उतना ज़्यादा बेनिफिट है हॉस्टल का भी। थिएटर का देखो, सिनेमा थिएटर का इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रहेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा थिएटर को। तो मुझे समझाना है कि कुछ बिल्डिंग ऐसे होते हैं जिसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वो स्पेसिफिक पर्पस होता है कि उसमें से बिल्डिंग को कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला बना था इसका। सबसे पहले अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं सर्विस यूनिट के अंदर बताता हूँ। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्विस यूनिट, नंबर ऑफ सर्विस यूनिट इनटू रेट पर सर्विस यूनिट, रेट पर सर्विस यूनिट।
इसमें सर्विस यूनिट क्या है, जैसे मैंने बताया स्कूल के लिए, स्कूल और कॉलेज अगर है, स्कूल कॉलेज अगर है तो उसमें क्या रहेगा कि कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऑक्यूपाई करते आना चाहिए, कितने ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम कंस्ट्रक्ट करते आने चाहिए जिससे स्कूल कॉलेज को ज्यादा बेनिफिट हो। तो इसमें क्या रहता है, सपोज मेरी बिल्डिंग का नाम है स्कूल कॉलेज, बिल्डिंग का नाम क्या है, बिल्डिंग का नाम है स्कूल कॉलेज। तो इस तरह की बिल्डिंग जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कंस्ट्रक्ट करने का, ऐसे बिल्डिंग जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट की जाती है, उस बिल्डिंग का एक सर्विस यूनिट होता है। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है पर क्लासरूम, स्कूल कॉलेज में होता है पर क्लासरूम या फिर होता है पर स्टूडेंट, एक तो होता है पर क्लासरूम या फिर होता है पर स्टूडेंट। जैसे हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया सर्विस यूनिट, हॉस्पिटल का होता है पर बेड, कि एक बेड को पर बेड, समझाता हूं एक बार, पहले लिख बता देता है एक बार, ये समझ लो पहले। हॉस्टल हो गया, हॉस्टल का होगा पर बेड, हॉस्टल का होगा पर बेड। सिनेमा थिएटर हो गया, सिनेमा थिएटर हो गया, उसका भी होगा पर सीट, पर सीट। तो मुझे क्या बताना है कि जैसे अगर मुझे एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना है तो हॉस्पिटल में मैं क्या करूंगा, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं कॉस्ट किस तरह से निकाल सकता, और भी वे है निकालने के। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक बेड को ऑक्यूपाई करने के लिए जितनी भी जगह लगती है, जितनी स्पेस लगती है, उस स्पेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना कॉस्ट लगता है, व्हाट इज द रेट फॉर वन बेड। अगर एक बेड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 10,000 रुपए लग रहे, तो ऐसे 100 बेड अगर अपने को हॉस्पिटल में ऑक्यूपाई करना है तो कितना कॉस्ट लगेगा, मतलब नंबर ऑफ बेड्स कितने हो गए 100। रेट फॉर सर्विस मतलब क्या, रेट पर बेड, मतलब अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग आ गया प्रॉब्लम में तो वहां लिखा रहेगा हॉस्पिटल बिल्डिंग आ गया, तो यहाँ आपका नंबर ऑफ, यहाँ आपका सर्विस यूनिट कौन हो गया, बेड हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा रेट पर बेड। अगर स्कूल कॉलेज आ गया, यहाँ रहेगा नंबर ऑफ सर्विस यूनिट, क्या रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उधर क्या रहेगा रेट पर स्टूडेंट्स। तो ऐसे भी कुछ बिल्डिंग्स होते हैं जिसे हम इस तरीके से भी उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो समझ लो प्रॉब्लम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 500 स्टूडेंट को बिठाने के लिए जो बिल्डिंग बनाया स्कूल का, उसे लगने उसका खर्चा आ रहा 2 करोड़ रुपए, तो 1200 स्टूडेंट को बिठाने के लिए बिल्डिंग बनाना है, उसका कितना खर्चा रहेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसमें आपको एक स्टूडेंट को बिठाने के लिए कितना खर्चा आएगा, व्हाट इज द रेट रिक्वायर्ड फॉर वन सर्विस यूनिट, मतलब वन स्टूडेंट, पहले वो निकालना पड़ेगा, और फिर आप जितने भी स्टूडेंट्स के लिए बिल्डिंग बनाना चाहते हो उसका कॉस्ट आप लोग निकाल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट है इस मेथड के अंदर, और इसके बहुत ज्यादा फर्क है कॉस्ट के अंदर, मतलब ये इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ उतना ही स्पेस आता जितना कि हमारा सर्विस यूनिट कंज्यूम करता, बाकी स्पेस का कॉस्ट निकलता नहीं इसमें से। मतलब सपोज मुझे कॉस्ट निकालनी है बेड के हिसाब से, तो उतना ही कॉस्ट निकलेगा जितना एक बेड कंज्यूम करेगा, फिर जो बाकी स्पेस बची है जहां बेड नहीं आता, उस स्पेस का कॉस्ट इससे नहीं निकलता। ठीक है, तो ये मेथड इतना सा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये भी एक मेथड है जिससे हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड हर बिल्डिंग के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये उन्हीं बिल्डिंग के लिए अप्लीकेबल है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उसी बिल्डिंग के लिए अप्लीकेबल है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्टल, सिनेमा थिएटर, स्टेडियम, इस तरह के बिल्डिंग होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड मेथड का नाम, जिसका था सर्विस यूनिट मेथड। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्टी आपको लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बेझिझक, आप बिल्कुल फ्री हो, मुझे कुछ भी डिफिकल्टी व्हाट्सएप पे पूछने के लिए। ठीक है, चौथे मेथड का नाम है टिपिकल बे मेथड। इसका नोट्स आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम से डाउनलोड जरूर कर लेना बच्चों, ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आए अच्छे से, क्योंकि अभी आप लिख नहीं पा रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला सब लिख सकते हैं, और ये भी आप लिख लेना एक बार, ये भी नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो उसका। टिपिकल बे मेथड, सबसे पहले बताता बे मतलब क्या होता है। बे मतलब होता है दो सपोर्ट के बीच में का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। बच्चों ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग होते हैं जहाँ पे हम टिपिकल बे मेथड से कॉस्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि वर्कशॉप होते हैं, इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, जहाँ बहुत बड़ा लंबा स्पैन होता है, और जहाँ स्लैब कंस्ट्रक्ट करने का कोई वजह नहीं होती कि यहाँ स्लैब नहीं भी कंस्ट्रक्ट किया तो भी चल जाएगा, वहाँ टिपिकल बे का यूज करते हैं। कैसा होता है टिपिकल बे? देखो सपोज ये एक मेरा बे है, ये सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, वापस आगे एक सपोर्ट है, इधर एक सपोर्ट है, जितने भी सपोर्ट लगाए अपन ने 1 2 3 4, जितने भी सपोर्ट लगाए वो सब सपोर्ट के ऊपर शीट आएंगे, रूफिंग शीट। ये सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट किसके है, ये
जो भी इसके ऊपर शीट रहेंगी, जो अपने स्लैब को, जो अपने रूफ को ढकती है, जो अपने रूफ को कवर करती है, वो सब वो रूफ शीट को क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसे सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे सपोर्ट हैं, ऐसे बहुत सारे सपोर्ट हैं, ऐसे 4-5 सपोर्ट लगा दिए, इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन हो गया अपना, इस तरह से स्लैब कंस्ट्रक्ट कर लिया अपने। तो ये दो सपोर्ट के बीच में का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग बे। दो सपोर्ट के बीच में का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग बे। अब क्या करना है अपने को इस एक बे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना खर्चा लगता है ये निकालना है सबसे पहले, और फिर उस स्लैब के अंदर, उस वर्कशॉप के अंदर, गोडाउन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कितने बे है, 1 2 3 4 5 ऐसे कितने बे है काउंट कर लेना है। मतलब एक बे का कॉस्ट पता चल गया हमें। अगर एक वर्कशॉप कंस्ट्रक्ट करना है उसमें से 5 बे है, तो एक बे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना खर्चा लगता है निकाल लो, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 बे निकाल लो। ऐसे 5 बे है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, पूरे वर्कशॉप बिल्डिंग का कॉस्ट हो गया। मतलब इसका जो फॉर्मूला है क्या है, इसका जो फॉर्मूला क्या बनता है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। इसके थ्रू अगर मुझे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालनी है मेरे बिल्डिंग के लिए, क्या करूंगा मैं, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ बेस, ऐसे कितने बे है आपकी बिल्डिंग में, इनटू कॉस्ट पर बे, कॉस्ट पर बे, एक बे का कॉस्ट इनटू सारे बेस, नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ये मेथड भी बहुत ज्यादा हर जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है। ये मेथड भी सिर्फ ऐसे कुछ जगह है, जहाँ फैक्ट्री हो गई, वर्कशॉप हो गई, मैं पहले बता रहा हूँ, जहाँ स्पैन बहुत लंबा होता है, स्पैन बहुत बड़ा होता है, और स्लैब नहीं भी कंस्ट्रक्ट किया तो भी चलता है, बिकॉज स्लैब कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा खर्चा लगता है। और वहां अगर ट्रस डालनी है, एक टीन का शीट डाल दिया, देखिए उसको सपोर्ट लगा दो तो भी चलता है, बिकॉज वो इतना ज्यादा वर्किंग प्लेस नहीं है। ऐसा प्लेस नहीं कि जहाँ हर रोज कोई ना कोई आके बैठने वाला है, जब काम है तभी वहां पे जाते हैं अपन। तो ऐसे वर्कशॉप होते हैं, गोडाउन होते हैं, जहाँ अक्सर इस मेथड से भी कॉस्ट निकालने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इस मेथड को भी हम कॉस्ट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका नाम है टिपिकल बे मेथड। ठीक है, ये हो गया मेरा 4th नंबर का मेथड, इसका नाम था टिपिकल बे मेथड। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ बच्चों, अपना जो 5वां मेथड है, 1 2 3 4 हो गया अपने, जो अपना 5th नंबर का मेथड है जिसका नाम है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। इसका नाम है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो ये तो बहुत रेयरली यूज करते हैं हम लोग। 5th मेथड का बहुत रेयरली यूज करते हैं, कभी यूज की जाती नहीं है। बहुत 1-2% चांस है कि कोई आइटम को निकालने के लिए अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड का यूज करना पड़ता। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो जैसे कि बच्चों कुछ आइटम ऐसे होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर, या आइटम ऐसे होते हैं बिल्डिंग के अंदर जिसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिसका कॉस्ट निकालने के लिए अगर हम उस आइटम के तीनों भी डायमेंशन को मेजर ना करते हुए सिर्फ एक डायमेंशन को मेजर करके कॉस्ट निकालते हैं, तो उसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। देखो पहले फॉर्मूला बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला देख लो फिर समझा देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ लो पहले। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आइटम या लेंथ ऑफ कंपोनेंट इनटू रेट पर मीटर, रेट पर मीटर, रेट पर मीटर। बच्चों आपने देखा होगा स्कर्टिंग नाम का आइटम होता है बिल्डिंग के अंदर, स्कर्टिंग, SKIRTING। या पाइप्स होते हैं, पाइप्स जिसे हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के जो वायर होते हैं, वो पाइप, वो भी हम डालते हैं पाइप के अंदर से। या प्लम्बिंग का जो वर्क होता है, जो ड्रेनेज का पाइप होता है, वो पाइप भी बोल सकते हैं आप लोग, PVC पाइप बोलते हैं, PVC पाइप। तो ऐसे जो कंपोनेंट है, ऐसे जो आइटम है बिल्डिंग के, जैसे स्कर्टिंग हो गया, ये जो आइटम बिल्डिंग का है, इस आइटम को निकालने के लिए हम लोग सिर्फ एक ही डायमेंशन को मेजर करके इसकी कॉस्ट निकालते हैं। स्कर्टिंग का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग सिर्फ एक ही आइटम को मेजर करके उसका कॉस्ट निकालते हैं। जैसे कि देखो आपको मैं दिखा था स्कर्टिंग, स्कर्टिंग आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा होगा देखो मैं दिखा था आप लोगों को। ये आपको दिख रहा है नीचे टाइल्स, देखो टाइल्स ये वाली, ये टाइल्स जो है बच्चों इसे बोलते हैं हम लोग स्कर्टिंग। ठीक है, अब इस टाइल्स में देखो, इस टाइल्स में देखो, एक सेकंड रुको, दिखा था आपको मैं। इस टाइल्स में देखो, इसका जो लेंथ है,
ये पूरे स्कर्टिंग है, देखो बहुत लंबा स्कर्टिंग है, ये पूरे वॉल का लॉन्ग है ऐसा। इसका लेंथ बहुत लंबा है, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसका थिकनेस जो है देखो, ये थिकनेस कितना है, बहुत छोटा है। इसका थिकनेस कैसा है, बहुत छोटा है। तो ऐसा आइटम जिसका एक डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसका एक डायमेंशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो दूसरे डायमेंशंस है, जो बाकी डायमेंशंस है वो बहुत छोटे हैं। जिसका एक डायमेंशन बहुत बड़ा होता है और बाकी डायमेंशन बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसे कंपोनेंट का, ऐसे आइटम का कॉस्ट हम सिर्फ एक डायमेंशन को मेजर करके ही निकालते हैं। जैसे स्कर्टिंग बताया मैंने, स्कर्टिंग का लेंथ तो बहुत बड़ा है, इट इज ह्यूज इन लेंथ, पर थिकनेस और विड्थ, इसकी थिकनेस जो है और इसमें ये विड्थ है, ये बहुत छोटी है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब बाकी दो डायमेंशन एक डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं तो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ एक ही डायमेंशन को मेजर करते हैं। मतलब मैं इसकी सिर्फ लेंथ को गिनूंगा यहाँ पे, सपोज इसकी लेंथ है 100 मीटर, इसकी लेंथ सपोज है 100 मीटर। तो अगर मुझे 1 मीटर का स्कर्टिंग कंस्ट्रक्ट करना है, 1 मीटर के लेंथ के लिए अगर मुझे स्कर्टिंग का कॉस्ट निकालना है तो कितना रहेगा, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं रेट निकाल लूंगा 1 मीटर के। पर मीटर का मीनिंग क्या होता है, 1 मीटर। 1 मीटर का स्कर्टिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना रेट लगता है, कितना कॉस्ट लगता है, वो निकालो पहले, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ दैट आइटम। तो ऐसे कुछ ये मेथड एक प्योर बिल्डिंग का कॉस्ट निकालने के लिए बहुत कम यूज होता ही नहीं है यूज। इस मेथड को हम बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर आइटम का कॉस्ट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। स्कर्टिंग हो गए, पाइप्स हो गए, पाइप्स के देखो, पाइप्स में क्या होता है, लेंथ बहुत लंबी होती है लेकिन डायमीटर बहुत छोटा होता है। तो अलोंग द लेंथ अगर एक डायमेंशन बहुत बड़ा है तो क्या करते हैं, सिर्फ उसी डायमेंशन को कंसीडर करके कॉस्ट निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे पहले हम 1 मीटर का रेट निकालेंगे। अगर मुझे 1 मीटर लेंथ के लिए स्कर्टिंग लगानी है, 1 मीटर लेंथ के लिए पाइप लगाने हैं, तो कितना खर्चा लगेगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे एक्चुअल लेंथ से, हमारे टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे उस कंपोनेंट का, उस आइटम का कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड बेसिकली तभी यूज होती जहाँ पे एक डायमेंशन कोई आइटम का बहुत बड़ा होता है और बाकी डायमेंशन बहुत छोटे होते हैं, तभी इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड प्रॉपर्ली सिर्फ डिपेंड है एक डायमेंशन के लिए। दिस कॉस्ट, इस मेथड से जो कॉस्ट निकलती उसके लिए आइटम का सिर्फ एक ही डायमेंशन मेजर करना होता है, ये आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो पांचों मेथड को मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया। जो पांचों मेथड थी अपनी, ये सब मेथड्स को अपन एक्सप्लेन कर लिया। आज बच्चों पॉसिबल नहीं होगा न्यूमेरिकल्स देना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 25-30 मिनट का हो चुका है और इतना मेरे पास में स्पेस नहीं है कि मैं इतना वीडियो और रिकॉर्ड कर सकूं और फिर से अपलोड भी कर सकूं। तो इसका मैंने आपको पहले बताया था, कल बताया था आपको मैंने कि इसके जो पूरा जो फंडामेंटल्स और टाइप्स और न्यूमेरिकल्स है वो आपको मैं 2 से 3 लेक्चर में कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर में आपको मैं अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के टाइप्स बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पर्पस, डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट और अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के मेथड्स जो आज पढ़ाया मैंने, ये अच्छे से कर लो। इसका नोट्स आपको मैंने पहले दे दिया था, जो कल नोट्स दिया मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे, वो उस नोट्स में आज का भी कवर है। ठीक है, आज का नोट्स जो है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने दे दिया है। फिर भी एक बार मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नोट्स का लिंक दे दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से मेरे ज्वाइन कर लो, नोट्स डाउनलोड कर लो। अगर आपको नोट्स चाहिए होगी तो आप लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, या मुझे व्हाट्सएप इंडिविजुअली कर सकते, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मेरे पास वो अभी मोबाइल सेव नहीं है इसलिए ड्राइव अपलोड नहीं किया है, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और प्लीज चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना बच्चों, आपके लाइक से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है ऐसे अलग अलग वीडियो बनाने के लिए। लाइक बहुत कम बढ़ रहा है आपकी, पिछले लेक्चर के लिए आपने बहुत कम लाइक किए थे। लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।